नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। आज मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के उपचुनाव की घोषणा हो गई। 5 दिसंबर को मतदान होगा, 8 दिसंबर को मतगणना होगी। अभी नेता मुलायम सिंह यादव के निधन के कारण ये सीट रिक्त हुई है और एक बड़ी चुनौती अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के सामने है कि वे इस मैनपुरी सीट को किस तरह से बरकरार रख पाते हैं, क्योंकि अभी जो उपचुनाव हुए इससे पहले आजमगढ़ में और रामपुर में दोनों सपा के गढ़ माने जाते थे और लंबे समय से सपा के पास रही थी दोनों सीटें। और इसके बाद में भी समाजवादी पार्टी ने इन दोनों सीटों को लूज कर दिया। इन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत हासिल नहीं कर पाई। मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से 7 बार समाजवादी पार्टी अभी तक जो चुनाव हुए हैं 1952 से शुरू करें तो 1952 से जो चुनाव हुए अभी तक उनमें 7 बार ये समाजवादी पार्टी यहाँ से जीती है। और हालांकि एक जमाना था तब जब ये मैनपुरी की जो बेल्ट है कांग्रेस की प्रधान मानी जाती थी। बलराम सिंह यादव यहाँ से जीतते थे, बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के, कई बार मंत्री केंद्र से लेकर के प्रदेश तक मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, विभिन्न संगठन के पदों पर रहे। बलराम सिंह यादव के जमाना खत्म होने के बाद में और कांग्रेस का जब से शुरू हुआ उसके बाद से ही यहाँ समाजवादी पार्टी ने गढ़ बनाया अपना। और अभी उल्लेख करना चाहेंगे, अभी सुखदा मिश्रा जी आई थी, पूर्व मंत्री हैं क्षेत्र की, उन्होंने भी यही कहा तो उनका साहब वो मुलायम सिंह का गढ़, मैं साहब मुलायम सिंह के गढ़ से पहले तो कांग्रेस का गढ़ था। और मुलायम सिंह यादव के सांसद बनने से पहले इस सीट से उदय प्रताप सिंह जीते हैं 2 बार, 1989 और 91 में जनता दल और जनता पार्टी से। उदय प्रताप सिंह भी मुलायम सिंह यादव के गुरु हैं, पढ़ाया उन्होंने और आज भी समाजवादी पार्टी में उनका बड़ा सम्मान है उदय प्रताप सिंह जी का। उसके बाद में 1996 में सबसे पहली बार मुलायम सिंह यादव यहाँ से जीते थे। और उसके बाद में जब मुलायम सिंह ने इस्तीफा दिया 2004 में तो 2004 में जीते थे। तो उसके 2004 में फिर यहाँ से जो उपचुनाव हुआ उसमें धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ाया गया और धर्मेंद्र यादव ने यहाँ से जीत हासिल की। उसके बाद में 2009 और 14 में जो चुनाव हुए उसमें भी मुलायम सिंह यादव यहाँ से जीते। 14 में फिर उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव में तेज प्रताप सिंह जीते थे और 2019 के जो आम चुनाव हुआ था उसमें मुलायम सिंह यादव ने फिर जीत हासिल की थी। ये जो 2019 का चुनाव था, मोदी लहर में जब चुनाव हुआ था और गिनती की सीटें जीती थी समाजवादी पार्टी ने, उसमें समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी सीट पर जीत हासिल की थी। मुकाबला भाजपा के प्रेम सिंह साक्य से हुआ था। 5,24,926 वोट मिले थे मुलायम सिंह यादव को और भारतीय जनता पार्टी को 4,30,537 वोट मिले थे। 53% से अधिक वोट मिले थे समाजवादी पार्टी को और 49% वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी को। तो ये महत्वपूर्ण चुनाव है मैनपुरी का। और यहाँ से तेज प्रताप सिंह चुनाव लड़ चुके हैं और तेज प्रताप सिंह की ही चर्चा है। काफी इस बात की चर्चा थी कि जो रिक्त सीट है उससे सैफई परिवार का ही कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा या पार्टी का कोई और वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ेगा। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसमें यही है कि तेज प्रताप सिंह को ही फिर मैदान में उतारा जा सकता है या उतारे जाने के बारे में लगभग फैसला हो गया है। मुलायम सिंह यादव तेज प्रताप सिंह के ग्रांड अंकल हैं और जो लालू प्रसाद यादव है, लालू प्रसाद यादव इनके ससुर हैं। तेज प्रताप सिंह और तेजस्वी यादव इनके साले हैं। जो राम गोपाल यादव और शिवपाल सिंह यादव ये तेज प्रताप सिंह ग्रांड अंकल हैं इनके। तो ये बड़ा स्थान है और युवा नेता हैं तेज प्रताप सिंह यादव, जिन्हें चुनाव लड़ाने के बारे में पार्टी सोच रही है। हम लोग आज संक्षेप में यही चर्चा करेंगे कि समाजवादी पार्टी इस चुनाव में लेकर के
पिछले चुनाव के जो नतीजे थे वो बहुत निराशाजनक रहे थे। दोनों सीटें समाजवादी पार्टी हार गई थी और ऐसी सीटें, आजमगढ़ भी बहुत सुरक्षित सीट समाजवादी पार्टी के लिए मानी जाती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ भी हराया और रामपुर भी हराया। तो ये जो जीत का जो विजय रथ है, क्या ये मैनपुरी से होकर के भी निकलेगा? क्योंकि अखिलेश यादव बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो स्थितियां हैं, आज सूचना है कि आज वो अपने कार्यालय पहुंचे हैं। मुलायम सिंह के निधन के बाद में पार्टी की गतिविधियों में थोड़ा सा विराम सा आया था, लेकिन जैसे ही जो घोषणा हुई चुनाव कार्यक्रम की, तैसे ही वो पहुंचे हैं पार्टी कार्यालय और उन्होंने विचार विमर्श किया है, तैयारी शुरू की है इस चुनाव के लिए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि मैनपुरी सीट अखिलेश यादव के लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की भी सीट होगी। अगर यहाँ से फिर आजमगढ़ और रामपुर जैसे नतीजे आते हैं तो निश्चित रूप से फिर समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका होगा। तो ये विजय पताका फहरानी है इस सीट से, जहां 7 बार समाजवादी पार्टी जीती है, जहां से जिसे भी मैदान में उतार दिया गया, चाहे धर्मेंद्र यादव चाहे तेज प्रताप यादव, सब जीते हैं बड़ा बहुमत से। और अब जब भारतीय जनता पार्टी 2024 के लिए तैयारी कर रही है, निकाय चुनाव भी बीच में है और निकाय चुनाव की तिथियां जाहिर है कि इस लोकसभा उपचुनाव के बाद ही होंगी, जब इसका चुनाव कार्यक्रम घोषित हो गया है। तो इस सब पर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर तो पड़ता ही है, मैसेज तो जाता ही है। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे आज। भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे जी और कांग्रेस से वरुण त्रिपाठी जी आज की चर्चा में शामिल होंगे और हम यही जानना चाहेंगे कि ये जो उपचुनाव है वो कितना महत्वपूर्ण है, चाहे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के इस चुनाव का क्या मैसेज जाने वाला है। और ये तो बहुत व्यक्तिगत जो बेल्ट है मैनपुरी इटावा फर्रुखाबाद की, उसमें ये चुनाव होने जा रहा है। मैनपुरी में भी अगर न जीत पाए अखिलेश यादव तो फिर इसका बहुत जो संदेश जाएगा राजनीतिक क्षेत्रों में, उसका आकलन किया जा सकता है। और जाहिर सी बात है, जो चीज़ हम लोग सोच रहे हैं वो चीज़ समाजवादी पार्टी के लोग भी सोच रहे होंगे और उसी हिसाब से तैयारी कर रहे होंगे। तो विकास जी, क्या लगता है कि इस चुनाव में जो पिछले आम चुनाव की जो हार थी भारतीय जनता पार्टी की, प्रेम सिंह साके लड़े थे यहाँ से चुनाव भारतीय जनता पार्टी से और लगभग 4% वोटों का अंतर था, 4,30,537 वोट मिले थे प्रेम सिंह साक को और मुलायम सिंह यादव जैसे बड़े नेता को मिले थे 53.75%। तो ये जो 4-5% वोटों का अंतर है कवर होगा इस चुनाव में। और ये हम देख चुके हैं अभी पिछले विधानसभा चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी कोई कसर छोड़ती नहीं कहीं चुनाव में। अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का और उनके खिलाफ एसपी सिंह बघेल जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें मैदान में उतार दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। तो सारे रिश्ते हो सकते हैं, तमाम चीजें दोहराई गई हैं कि मुलायम सिंह यादव से भाजपा के बहुत अच्छे संबंध थे और बहुत चिंता रखते थे और ये किया वो किया, लेकिन चुनाव को लेकर के भाजपा निश्चित रूप से मैदान में डटेगी और जो पुरानी हार है, आम चुनाव की जो हार है, इसका बदला लेने का प्रयास करेगी। जी, सबसे पहले तो जब हम मैनपुरी चुनाव की बात करते हैं तो हम श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी का चेहरा हम सबके सामने अनायास ही आता है और इस विषम परिस्थितियों में सबसे पहले मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि के साथ अपनी इस डिबेट को प्रारंभ कर रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि मैनपुरी की जनता, जो माननीय मुलायम सिंह जी की, दिवंगत मुलायम सिंह की आत्मा का जो प्रश्न है, जो उनके हृदय की इच्छा रही थी कि जिसे माननीय मोदी जी ने पूरा किया, कि वो चाहते थे कि माननीय मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। उन्हें संसद में ये बात कही थी कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, मैं चाहता हूं कि वो आप दोबारा प्रधानमंत्री बने, और उनकी इच्छा का सम्मान पूरे उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश ने किया और माननीय मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाया। मुझे लगता है कि उसी इच्छा को एक कदम आगे बढ़ाते हुए मैनपुरी की जनता भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के आत्मा को, मतलब कहना चाहिए आत्मा को संतृप्त करने के लिए, उनकी अंतिम इच्छा को आगे बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी वोट दे करके वहां भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलाने का काम करेगी।
जहां तक रही है पिछले लोकसभा चुनाव की बात, आपको मैं बता दूं कि पिछले लोकसभा की बात नहीं, पिछले उससे पहले 2014 का चुनाव हो, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीत का, उनके समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच का जो जीत का मार्जिन है वो कम करती चली जा रही है। और मैं आशा नहीं, पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि मैनपुरी में भी आजमगढ़ के चुनाव नतीजे दोहराए जाने वाले हैं, ये बिल्कुल तय है। और मैनपुरी की जनता भारतीय जनता पार्टी के विकासवाद और राष्ट्रवाद पे मुहर लगाने जा रही है, और यही माननीय मुलायम सिंह यादव जी को सच्ची श्रद्धांजलि होने वाली है। हाँ वरुण जी, कांग्रेस की क्या रोल रहेगा और जो समाजवादी पार्टी की स्थिति, जिसे हमने बार बार वर्णित किया कि समाजवादी पार्टी किस तरह से ये सीट बचाएगी, क्योंकि बहुत अच्छी कोई लहर समाजवादी पार्टी के पक्ष में है नहीं। जो उपचुनाव हुए हैं उनके नतीजे सपा के खिलाफ रहे हैं। कन्नौज में समाजवादी पार्टी की हालत खराब है, फर्रुखाबाद में कांग्रेस की हालत खराब है, इटावा में हालत खराब है, वहां से जो सांसदीय और विधायकी की सीट है वो भी समाजवादी पार्टी निरंतर हार रही है। तो ऐसे में क्या लगता है, क्या परिस्थितियां बनेंगी? और जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका कुछ उससे माहौल बदल रहा है। कांग्रेस के आपके प्रदेश अध्यक्ष नए हैं, तमाम से प्रांतीय अध्यक्ष बनाए गए हैं पहली बार, हर क्षेत्र के, हर जोन के। क्या इन सब परिवर्तनों का असर इस चुनाव पे दिखने वाला है कुछ? सबसे पहले स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को मैं प्रणाम करता हूँ। और जो आज आपका विषय है तो इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मैनपुरी कहीं ना कहीं स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का गढ़ कहना गलत ना होगा। पूर्व में हमारा रहा, हमारी सरकारें वहां नहीं, लेकिन अभी तक सपा का वहां गढ़ है, इसमें कोई दो राय नहीं। और व्यक्तिगत अखिलेश यादव जी की भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी, क्योंकि उनके ना रहने के बाद तमाम जो है प्रश्न भी उठे, उनके ऊपर भी, पार्टी के ऊपर भी। और अभी मुलायम सिंह जी जो नहीं रहे तो उससे भी परिवार कहीं ना कहीं दुख के उस भंवर में सा फंसा हुआ था। तो चुनाव आए हैं, चुनाव की घोषणा हुई है, तो सपा अपना बचाव करेगी, पूरी तरीके से बचाव करेगी। और भाजपा कहीं ना कहीं सत्ता में भी है और उसका भी अपना एक वर्चस्व है। और 2-4-5% की वोटों का जो डिफरेंस पिछली बार रहा था वो नेट टू नेट फाइट कही जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन तमाम महंगाई हो, बेरोजगारी हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। अगर भाजपा सेंट्रल में बैठी हुई, अगर वो ये सोचे कि ये लड़ाई आसान होगी, तो मैं इस डिबेट के माध्यम से ये बता देना चाहूंगा कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी। और जहां तक आपने भारत जोड़ो यात्रा की बात की, तो आप ये देखते जाइए, चुनाव पूर्व में भी हुए, 2 सीटें सपा ने वहां हारी, तो तमाम परिस्थितियां नहीं, टाइमिंग के हिसाब से चुनाव में भी सब परिवर्तन आता है और लोगों के सोचने समझने की भी शक्ति में परिवर्तन आता है। तो मैं इस डिबेट के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा बढ़ रही है, ये 2024 में बहुत बड़ा परिवर्तन करेगी। जहां तक रही मैनपुरी की सीट का जो उपचुनाव होने जा रहा है, ये भी आसान नहीं होगा, ना ही सपा के लिए ना ही भाजपा के लिए। विकास जी, अभी धर्मेंद्र यादव आए थे फर्रुखाबाद में, और अब उन्हें ये सवालों से बड़ा चिढ़ लगने लगी है। आपने भी उनका जो साक्षात्कार है, उनकी जो बाइट है वो देखी होगी। कि उनसे पूछो कि भाई समाजवादी पार्टी कब संघर्ष करेगी। उन्होंने बड़ा जिक्र किया तमाम अपनी पार्टी के नेताओं का, आजम खां से लेकर के और रमाकांत यादव तक का। और जब उनसे पूछा गया कि साहब पार्टी आपकी क्या करेगी, तो बहुत नाराज हो गए उस चीज को लेकर के कि आप इसकी चिंता मत करिए, पार्टी संघर्ष करेगी। तो जो पार्टी संघर्ष के नाम से इतना चढ़ने लगी है, संघर्ष के नाम पर जिसकी आंखें भुएं चढ़ने लगी हैं, और तमाम से उनके साथी इसी मुद्दे को लेकर के पार्टी से अलग हो रहे हैं। राजभर साहब ने तो बड़ा इसी को लेकर कहा था कि साहब वो कमरे से बाहर न निकलते हैं, और क्या नहीं निकलते हैं। तो उसके बाद में क्या मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद में अखिलेश यादव की स्थिति बदलेगी? एक असर इसका भी पड़ सकता है कि उसी इंटरव्यू में, उसी बाइट में जो धर्मेंद्र यादव की है, एक संकेत ये तो मिल रहे हैं कि मुलायम सिंह के निधन के बाद में जो परिवार है, खासतौर से शिवपाल सिंह यादव को लेकर के जो स्थितियां थी, वो उनमें कुछ बदलाव आ सकता है। वो संरक्षक के मुलायम सिंह यादव संरक्षक के पद पर भेजा जा सकता है शिवपाल जी को। ये भी चर्चा थी कि शिवपाल सिंह यादव को जो
सीट से लड़ा जा सकता है, मैनपुरी की सीट से। लेकिन अब जो चर्चाएं आ रहे हैं वो शिवपाल सिंह का नाम नहीं आ रहा है, उसमें चर्चा आ रही है तेज प्रताप सिंह की। तो क्या आर्थिक स्थितियां अगर सुधरती हैं तो क्या, और जिस पार्टी देखिए मुझे लगता है कि तरह से देखिए मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के अंदर जो स्थितियां हैं वो किसी से छुपी नहीं है। अब संघर्ष वाली समाजवादी पार्टी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के साथ चली गई। अब वो संघर्ष की समाजवादी पार्टी नहीं रह गई है, एसी और बड़ी गाड़ियों के नेता हैं। चाहे उनके साथी जब आरोप लगा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा यह उत्तर प्रदेश कई बार देख चुका है। उत्तर प्रदेश गवाह है उनकी उस अपराध संस्कृति का, जहां अपराधियों के लिए तो समाजवादी पार्टी उनके संरक्षण के लिए तो संघर्ष करती अवश्य नजर आती है, उनका बचाव करते नजर आती है, उनसे जेल में भी मिलने आते हैं नेता। कभी जनता के लिए कभी संघर्ष करते देखा है, कभी जनता के मुद्दों पर सड़क पर उतरकर संघर्ष करते देखा है क्या समाजवादी पार्टी के लोगों को? अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर मैं हमेशा से एक विषय रखता हूं आप सबके सामने कि 2012 पर अपने पिताजी के कंधों पर सवार होकर सत्ता की सवारी करने वाले अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, बुरी तरह से हार गए। 2017 का विधानसभा उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, बुरी तरह से हार गए। 2019 का लोकसभा हुआ, आप बुरी तरह से हार गए। 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, आप वो भी हार गए। ये समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि नासमझी से ज्यादा हठधर्मिता और महत्वाकांक्षा हावी है समाजवादी पार्टी के ऊपर। सत्ता लोलुपता और व्यक्ति केंद्रित आधारित राजनीति का केंद्र है समाजवादी पार्टी, जिसका खामियाजा उनके कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। अभी आपने एक बुनियादी सवाल किया था इस डिबेट के माध्यम से कि जिसे भी मैदान में उतार दिया वह जीत गया समाजवादी पार्टी का। थोड़ा संशोधन मैं करूंगा, समाजवादी पार्टी ने जिसे भी नहीं उतारा, अपने परिवार के जिस सदस्य को उतार दिया वो जीत गया। अरे मैं आग्रह करूंगा माननीय मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि देने का काम अखिलेश यादव जी करें और किसी सामान्य कार्यकर्ता को भी टिकट देकर के देख ले मैनपुरी के उपचुनाव में। अरे भाई इतनी मजबूत सीटें हैं, कब तक पार्टी के लोग संघर्ष वाली सीटों पर, उनके परिवार के लोग संघर्ष वाली सीटों पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? जहां जीतने की गुंजाइश कम हो वहां जाकर के मेहनत करें। और एक कार्यकर्ता को ऐसी सीटों पर, जिसे रिजर्व सीट भी कहा जाता है, जिसे आरक्षित सीट भी उनके परिवार के लिए कहा जाता है, क्या परिवार के लोगों को आरक्षित सीटों पर लड़ाने का ही दम भरती रहेगी समाजवादी पार्टी? चाहे आजमगढ़ हो साहब धर्मेंद्र यादव लड़ने चले जाएंगे, डिम्पल यादव हो साहब कन्नौज देख लेंगी साहब, अखिलेश यादव बहुल सीट लोग विधानसभा में तलाशते हैं कि जहां सबसे ज्यादा यादव है साहब। ये दिखाता है कि समाजवादी पार्टी न जनता की राजनीति करती है, न विकास की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी केवल परिवार की राजनीति करती है और परिवार की केंद्रित राजनीति करती है। परंतु पार्टी कुछ माहौल बदलेगा। आपकी जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं वो भी इस इलाके के हैं अनिल यादव जी, तो क्या लगता है कुछ कांग्रेस खेल कर पाएगी, कांग्रेस कुछ रास्ता रोक पाएगी या कांग्रेस छोड़ देगी मैदान? क्या स्थितियां बनेगी? कुछ नया इतिहास लिखा जाएगा इस बार? ये क्षेत्रीय अध्यक्ष की बात की, आप ये देखिए तरीके से तैयार है, वो हमारा आला कमान जो निर्देश देगा, जैसी परिस्थितियां होंगी हमारी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। समय के हिसाब से हर चीजें बदलती हैं, टाइमिंग उनका होता है, तो जैसी भी परिस्थिति होगी हमारी पार्टी पूरी तरीके से तैयार। हमारे क्षेत्रीय चाहे प्रभारी हो, चाहे संगठन प्रभारी हो या प्रदेश अध्यक्ष हो, पूरी दमदारी से जो भी आदेश ऊपर से आएगा उसे हम फॉलो करेंगे और हम लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हमारा संगठन बिल्कुल तैयार है। ठग ठग लड़े खटाके हों, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की यही जुगलबंदी है। और मैं विश्वास दिलाता हूं मूक समर्थक समाजवादी पार्टी
मैनपुरी में देने जा रही है समाजवादी पार्टी को कांग्रेस, वो तो वो ये बिल्कुल स्पष्ट लग रहा है समाजवादी पार्टी के, उस कांग्रेस के प्रवक्ता से भी मैं इस बात से सहमत हूं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से ही उनका समझौता जो इंटरनल पैक्टअप है वो भी मैनपुरी चुनाव में देखने को मिलेगा। मैं अपनी बात रखना चाहूंगा, हमारे भाजपा के साथी ने कहा तो अभी हाल में चुनाव हुआ था महाराष्ट्र में, शायद उस पर जरा थोड़ा संज्ञान ले लेते, किस तरीके से सीट छोड़ के भागी थी भाजपा। तो समय क्षेत्र के आधार पर परिस्थितियां बनती और बिगड़ती हैं भाई साहब। राजनीति क्या है बहुत अच्छी तरीके से आप और आपका दल जानते हैं। वन मैन शो चल रहा है। एक बार गुजरात मोदी जी को ना भेज के दिल्ली में बैठा दीजिए, उसका गुजरात के हालातों का रिजल्ट निकल के आएगा भाई साहब। सड़क गली गली घूमने, गली गली सड़क पे ला दिया उस भारत की जनता ने आपको। आज आप सड़कों पर घूम रहे हैं तो ये भारतीय जनता का प्रताप है, ये भारतीय जनता पार्टी के वोट की ताकत है कि उन्होंने बड़े बड़े राजकुमारों को आज सड़क पर दौड़ने के लिए विवश कर दिया। और वो मोदी जी से कह रहे हैं कि वो दिल्ली बैठ जाएं। अरे भाई मोदी जी तो हमेशा बहता जोगी रमता पानी है, वो इसी सड़कों पर मिलेंगे आपको, चाहे सत्ता हो चाहे ना हो, वो हमेशा जनता के बीच मिलेंगे आपको। आपने राजकुमार जैसे शब्दों से हमारे नेता को संबोधित किया, वही राजकुमार आज 20-20, 25-25 किलोमीटर की पदयात्रा हजारों किलोमीटर की कर रहा है। एक राजकुमार आप भी लेके आए भाजपा से। हमारा तो आपसे निवेदन है साहब, ऐसा कोई चलने वाला हो तो जरा दिखाइए हिंदुस्तान की जनता को, है कोई ऐसा? ये उत्तर प्रदेश और देश की जनता का प्रताप है श्रीमान जी कि महलों में बैठने वाले राजकुमार आज गलियों की खाक छान रहे हैं। ये उन जनता का प्रताप है, ये मजबूरी है, ये सत्ता की राह में जो रोड़ा है वो रोड़े हटाने निकले हैं समाजवादी पार्टी के लोग, वो कांग्रेस के लोग। भाई साहब तमाम लोगों को बयान बदलने पड़े, मोहन भागवत जी पे भी जरा गौर करिए। आप उनके ऊपर तो लगाना, जरा अपने भी तरफ से देखिए कि किस तरीके से लोगों के बयान मस्जिदों में जाना, मौलानाओं से क्या कहना पड़ा। तो आप पहले विकास मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को ये तय कर लेना चाहिए, सीटों का गठबंधन अभी से कर लेना चाहिए, समय बहुत दूर नहीं है, और ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि भारत की जनता के आगे क्या विकल्प रहने वाला है। तो ये स्पष्ट होना चाहिए, ये जुगलबंदी, ये पर्दे के पीछे की राजनीति बंद करनी चाहिए कांग्रेस को कि मतलब मुझे इनके साथ गठबंधन गुड़ खाएं और गुलगुले से परहेज की राजनीति जो कांग्रेस कर रही है उससे परहेज करना चाहिए कांग्रेस को, क्योंकि भारत की जनता सब कुछ समझती है। मैनपुरी का चुनाव इसकी भी बानगी दिखाएगा आपको कि ये जुगलबंदी किस हद तक होती है। हाँ, तो ये जो 5 दिसंबर को उपचुनाव होना, जिसके लिए मतदान 5 दिसंबर को होना है, महत्वपूर्ण चुनाव है और एक अच्छा संदेश देकर के जाएगा 2024 को लोकसभा चुनाव को लेकर के। खासतौर से समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति बनती है, भारतीय जनता पार्टी कितना अपने को इस चुनाव में जो उनका जो वोट प्रतिशत था 49% का, उससे कितना अपने को आगे बढ़ा पाती है। या जो स्थितियां बदल रही हैं, जो नाराजगी है महंगाई को लेकर के और तमाम से मुद्दों को लेकर के, क्या उनका कोई असर इस चुनाव में दिखता है? ये सारी चीजें, ये सारे जो बानगी है, इसका जो ट्रेलर है, वो इस 5 दिसंबर के उपचुनाव में दिखने वाला है। आज की इस डिबेट में, आज की इस बहस में बस इतना ही। विकास जी का, वरुण जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।